जी ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 6 हमने डिवीजन्स की थी और क्रस्ट आई थिंक हम कर रहे थे, उसका कंपैरिजन हम कर रहे थे। तो हम कुछ इस तरह से कर रहे थे कि इधर हमने लिखा हुआ था कॉन्टिनेंटल, इधर हमने लिखा हुआ था ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमने डिस्कस किया था कि ये 20 to 70 किलोमीटर थिक है। हो गया था नूरुल हुदा? ओके, अगर ये हो गया था तो फिर आपको पता होगा कौन सिंक कर सकता है, जो डूब सकता है। ओशियानिक, ओशियानिक एंड सिंक ना। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाए अपर मांटल और दूसरी तरफ रख लें लोअर मांटल। थोड़ा चुना मुन्ना लिखूंगा, जगह कम है। अच्छा, अपर मांटल जो है इसकी थिकनेस है 670 किलोमीटर तक की जाती। ये भी हो गया है। So can you draw the graph again please? नो सर, नहीं, नॉट yet। तो आप क्यों कह रहे हैं भाई ये हो गया? हाँ जी, नहीं हुआ तो चलें करें ना, मांटल को अब स्टार्ट करें। कैमरा से आउट हो रहा है मांटल का टेबल। हाँ जी, थोड़ा सा इधर कर दें कैमरा। नहीं जाएगा आउट में वो, बस ठीक है, इधर ही कहना है। मुझे बाद में देख लीजिएगा, पहले इस चार्ट को जो मैं फिल कर रहा हूँ इसको देख। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा चले, पता लग गया मुझे, कभी नहीं हुआ। अब इधर ध्यान करें। अपर मांटल 670 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। ठीक हो गया जी। लोअर मांटल जो है इसको हम 2230 किलोमीटर थिक मेजर करते हैं। ठीक हो गया, बस ठीक है। अच्छा जी, 2230 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। आ, और ये टोटल मिला के 2900 बनती है, 2900 किलोमीटर। एक बात, दूसरा फर्क, एक तो थिकनेस का फर्क है, दूसरा फर्क है स्टेट का। जो अपर मांटल है उसमें आपको सॉलिड मिलेगा एंड लिक्विड मिलेगा। ठीक है जी, और सेमी सॉलिड भी मिलेगा। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, तीनों स्टेट्स आपको मिलेंगी, जबकि लोअर मांटल के अंदर आपको सिर्फ सेमी सॉलिड मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि जो अपर मांटल होता है इसके अंदर पिघले हुए पैचेस भी होते हैं रॉक्स के, उनको हम मैग्मा चैम्बर्स बोलते हैं। ये अपर मांटल के अंदर होते हैं। सारे का सारा अपर मांटल जो है वो मेल्ट नहीं हुआ होता, इनको हम मैग्मा चैम्बर्स भी कहते हैं। मैग्मा चैम्बर्स यानी जहां पे रॉक्स मोल्टन होती। ये वाले पोर्शंस जो इनके सेंटर में है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन लोअर मांटल सारे का सारा वो आपको
सेमी सॉलिड में मिलेगा। दूसरा फर्क, जो आपके पास लिक्विड आ रहा होता है लावा की सूरत में, वो सारा अपर मैंटल से आ रहा होता है। लावा फ्रॉम अपर मैंटल। यहां से नो मैटर reaches अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस तक कोई मैटर नहीं पहुंचता। यहां से कुछ कॉमन चीजें हैं इसकी कॉम्पोजिशन में, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अबंडेंस है। इसकी कॉम्पोजिशन में भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अबंडेंस है। ठीक हो गया। लिख लिया है। ओके जी, मिटा दो। मोहम्मद अहमद जल्दी लिखें बच्चे। फरखंदा जबीन, विना इरफान, चलें जिनका है वो जल्दी करें भाई, सिग्नल दें उसके बाद यस और नो। ओके ठीक है जी। थैंक यू बेटा, कोई बिस्किट शिस्किट ले आओ यार। अच्छा जी, उसके बाद है आउटर लिक्विड कोर और फिर है इनर सॉलिड कोर। आउटर लिक्विड कोर की जो थिकनेस है दैट इज 2300 किलोमीटर। इनर सॉलिड कोर 1200 किलोमीटर। स्टेट लिक्विड, स्टेट सॉलिड। आउटर लिक्विड कोर जो है उसकी स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज। नो सच स्पिन। आउटर लिक्विड कोर कॉज है मैग्नेटिज्म का। यार मार्कर दें बच्चे, ये दोनों ही फर्क हो गए। इट कॉजेज मैग्नेटिज्म और ये इट बियर्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। कंपोजिशन दोनों की, थैंक यू बेटा, कंपोजिशन दोनों की निकल और आयरन
नाइफी, NIFE, एफी फेरिक। दूसरी सॉलिड है, दैट इज नॉट रोटेटिंग। ये लिक्विड पोर्शन है, इट हैज स्पिन। ठीक है जी। सॉलिड पार्ट्स जो हैं वो उस तरह से मूव नहीं करते। हम ये कह देते हैं नो सच स्पिन, बट ये रिलेटिवली इट हैज स्पिन। से क्या मुराद है? अच्छा सुने, हसन अहमद, हसान अहमद। अच्छा इधर देखें, ये लिक्विड पोर्शन है। अर्थ आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर सारा मोल्टन मटेरियल है। जब अर्थ स्पिन करती है तो इसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं यानी कि मोल्टन मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स, सर वी कैन एक्सप्लेन इन द सेंस दैट ड्यू टू इट्स रिजिडिटी इट्स हार्डर फॉर इट टू स्पिन। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। ये लिक्विड पोर्शन अर्थ की स्पिन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि अर्थ रोटेट करती है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है, अंदर रोटेट करती है। थैंक यू बेटा। ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं होती, रिलेटिवली मूव करती है, लेकिन इसको मोस्टली लिटरेचर के अंदर आप यही देखेंगे कि इसकी स्पिन नहीं है। ठीक है जी। बट इट हैज लिटिल मोशन, नेग्लिजिबल है बट इट मूव्स। इसकी स्पीड की निस्बत ये मतलब किसी कंटिन्यूस मोशन का ये शिकार नहीं। ये स्पिन करती है और इसकी स्पिन की वजह से सुने होता क्या है, इसके अंदर है निकल और आयरन दोनों, यानी कि ये अलॉयज है यानी मेटल है। जी जी बिल्कुल, फेरिक आयरन को बोलते हैं, जायदा फारूक, NIFE। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने पढ़ा है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वैसे सुन लें। जितनी मेटल्स होती हैं ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं और वो फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लड होता है मेटल्स के अंदर, इसीलिए उनके अंदर जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंडक्शन बहुत आसानी से होती है। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे मूव करेंगे, जब आप चार्ज को स्पिन देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट? आपको पता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवा सकता है और एक मैग्नेटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। दोनों, जिन लोगों ने, जी बिल्कुल मैट्रिक की फिजिक्स है। अच्छा, जब ये चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं तो दे प्रोड्यूस अ टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, और ये इनर कोर जो है ये उसको बियर करती है और इट कन्वर्टेड इनटू अ टेम्परेरी मैग्नेट। जब तक ये स्पिन करती रहेगी ये मैग्नेट रहेगा, जिस दिन इसकी स्पिन रुक जाएगी ये मैग्नेट नहीं रहेगा। और कई मूवीज हैं जिनके अंदर मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया, दी कोर मूवी है, वो आप देखें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है जी। ये स्पिन उसमें दिखाया गया है कि आउटर लिक्विड कोर की स्पिन जो है वो रुक गई है, इसके कुछ पोर्शंस का टेम्परेचर ड्रॉप कर गया है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म अटेन कर रहे हैं और ये रुकती जा रही है रिजिडिटी की वजह से। और इसके रुकने की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया और अर्थ के ऊपर वल्नरेबल सिचुएशन है, अब जानवर और इंसान जो है वो मरना शुरू हो गए। हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो अर्थ तक आ रही हैं जिनको मैग्नेटिज्म रोकता है। अच्छा, तो इसको दोबारा स्पिन देने के लिए वो क्या करते हैं कि फिर वो मांटल से यहाँ तक डिग करते हैं और यहाँ पे ला के वो न्यूक्स चलाते हैं और उसके बाद इसको वो मोशन देते हैं, हीट मिलती है तो ये दोबारा स्पिन स्टार्ट करती है और अर्थ जो है वो अपना मैग्नेटिज्म रीगेन करती है। ये एक छोटी सी
So this magnetism is in which axis relatives to the earth? कजलबाश इसमें दो बातें सुने। जो मैग्नेटिज्म है ये अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो वेरी करता रहता है। ठीक है जी। आजकल मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है तो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ ये है। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक अनोमलीज जो है उनके अंदर ये एक्सिस वेरी करता है। माजी में इधर नॉर्थ था इधर साउथ। ठीक है। सो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ इट चेंजेस इट्स एक्सिस। अभी कुछ डिग्री का फर्क है जो अर्थ का इस वक्त नॉर्थ साउथ का एक्सिस है उसके लिहाज। ठीक हो गया। और माजी में ये इसी तरह से वेरी करता है। इनको मैग्नेटिक एनोमलीज हम बोलते हैं। सूरज के अंदर भी आपने मैग्नेटिक एनोमलीज बोली। सर एक्टिव वोल्केनो जरूरी है मैग्मा चैम्बर्स के अपर वाली क्रस्ट पे ही हो या मंटल के सॉलिड पोर्शन के अपर क्रस्ट पे भी? मंटल के सॉलिड पोर्शन के अपर क्रस्ट पे भी हो सकता है एक्टिव वोल्केनो। अहमद शाह, एक्टिव वोल्केनिज्म इतने नीचे से वोल्केनिज्म यानी मोल्टन मटेरियल ऊपर नहीं आता। ठीक है जी। आपके पास जितना भी मटेरियल वोल्केनोस के थ्रू लावास के थ्रू ऊपर आ रहा होता है वो अपर मांटल की स्टेट से ही आ रहा होता है। हमारे पास उससे नीचे इज कास्ड ओनली ड्यू टू द आउटर लिक्विड कोर मूवमेंट। जी कजलबाश। अच्छा, तो हमारे पास लोअर मांटल या कोर से कोई मटेरियल सैंपल की सूरत में वोल्केनोस के थ्रू बाहर नहीं आ रहा। इज इट ओके? वो डेप्थ ज्यादा होती है और वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। अंडरस्टूड? कोई और सवाल है बच्चे किसी का तो वो पूछ लें। लोअर मांटल की थिकनेस है 2230। ये जो अहमद शाह बच्चे ये जो मैग्नेटिक वेरिएशंस आती हैं इनको हम मेजर करते हैं थ्रू मैग्नेटिक मिनरल्स जो माजी में रॉक्स के अंदर प्रिजर्व्ड हुई हैं उनकी डायरेक्शंस। माजी में जैसे लावा बाहर आता है उसमें मैग्नेटिक मिनरल्स होती हैं और वो अपने आप को उस वक्त के मैग्नेटिज्म के नॉर्थ और साउथ के अलोंग अलाइन कर लेती और सॉलिड हो जाती, जम जाती। सो जी महक, यू आर राइट। अच्छा, तो वो सिचुएशन ये है कि उन रॉक्स के अंदर मौजूद मैग्नेटिक मिनरल्स को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि माजी में डायरेक्शन ये नहीं थी और अभी भी इसकी डायरेक्शन में जो माइन्यूट वेरिएशंस आती हैं। अब तो खैर ये एक नोन फैक्ट है, ठीक है जी, कि मैग्नेटिज्म फिक्स नहीं रहता, अपने एक्सिस को चेंज करता रहता। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए। जैसे जैसे आप अर्थ क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है और इसका रेट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट यानी अर्थ का हीट का ग्रेडियंट। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हर किलोमीटर के बाद बढ़ जाता है। ठीक हो गया? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और फिर आपने एक सवाल पूछा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। हमारे पास सैंपल नहीं है, हमने अर्थ को अंदर जाके देखा है क्या या क्या किया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कौन सी चीज है जो आपको ये सारे का सारा स्कैन दे रही है?
माशाल्लाह। मुस्तफा कह रहा है टेलीस्कोप, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर हमको टेलीस्कोप लेके बैठे हुए हैं जो कोर तक देखती है। क्या कहने सर? टेम्परेचर राइजेस एज वी मूव फ्रॉम क्रस्ट। जी जी सारा सुलेमान, बिल्कुल। मोहम्मद अवैस शायद कह रहे हैं सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चलता है कि कोर कैसी है। क्या कहने? रेडियो थर्मल इमेजिंग, अच्छा। नूरुल हुदा, लावा मटेरियल, मानूर साजिद, गैलेक्सी। ओ भाई मैं अर्थ की कोर पूछ रहा हूँ, आप मुझे गैलेक्सी बता रहे हैं। हसान अहमद, रशी, ठीक है। डिगिंग, हम 10 किलोमीटर से ज्यादा डीप अभी तक ड्रिल नहीं कर सके। रशियंस ने जो मैक्सिमम डीप ड्रिलिंग की है वो 10 किलोमीटर है, यानी क्रस्ट को हम पार नहीं कर सके। तो बाकी मांटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। सिज्मिक थर्मल इमेजिंग, ये एक नया ही नाम आपने दे दिया। रेडियो एक्टिव रेज, नहीं जी जिना, आगा आपका ही काफी हद तक करीब है। फरहान अली, ठीक है चलें। बेसिकली ये इट्स द साइंस ऑफ सिज्मोलॉजी, सिज्मिक वेव्स। तो थर्मल इमेजिंग नहीं होती उसके बच्चे, सिज्मिक वेव्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अर्थ को सारा स्कैन करने के लिए। इसकी सिज्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होती हैं। सिज्मिक वेव्स पूरी अर्थ को क्रॉस करती हैं और जगह जगह पे आगे हमने लगाए हुए हैं सिज्मोग्राफ, रिसीवर लाहौर में भी पड़ा हुआ। ये वो आर नॉट फॉर अर्थक्वेक सर? जी जी बिल्कुल, अर्थक्वेक से ही प्रोड्यूस हो रही है, उसी से है। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये वेव्स पूरी अर्थ का स्कैन देती है और उससे आपको पता चलता है कि किधर लिक्विड पोर्शन है, किधर सॉलिड पोर्शन है और ये क्या सिचुएशन। इज इट ओके? अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि अर्थ के इंटीरियर की स्टडी किस बेस पे आप करते हैं, तो आप बताने के काबिल हो कि बेसिकली सिस्मिक वेव्स हैं जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देती हैं। डन हो गया? ओके, ये हमने पढ़नी है वैसे आगे डिटेल अर्थक्वेक के चैप्टर में, टॉपिक में हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बाद बच्चे इट्स ओके, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दें, मैंने इनको ना कुछ बातें सुनानी है। हाउ मेनी टोटल टॉपिक्स आर इन इट? फरखंदा क्या हो गया, आपने गिन के रखने? ढेर सारे हैं। इट्स ओके। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, कुछ बातें हैं जो आपके सर दीज सिस्मिक वेव्स आर व्हाट काइंड्स ऑफ वेव्स? ये बच्चे ट्रांसवर्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, दो डिफरेंट नेचर्स इनकी होती हैं। एंड वेयर डू दे लाई ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ठीक है जी। मुसीबत ये है कि ये उस स्पेक्ट्रम में हम इनको डील नहीं करते। सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक के चैप्टर के अंदर हमारा अगला चैप्टर ये है, जब हम डिजास्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इनकी नेचर, हालांकि ये आपका टॉपिक नहीं है, आपका ये कोर्स नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है बात, चले आपने सवाल किया तो मैं आपको बता दूंगा
ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो मैं सारे आपको लिखवा दूं। बेसिकली ये दो किस्म की होती हैं, दो तरह से इनको डिवाइड किया जाता है, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। यानी कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ क्रस्ट तक रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सारी बॉडी ऑफ अर्थ को क्रॉस करती हैं। तो बॉडी वेव्स को भी आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। और सरफेस वेव्स जो होती हैं उनको भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी लाव वेव्स एंड रेले वेव्स। ठीक है। अब इनकी आगे नेचर्स हैं, इनके मिक्सचर्स हैं, वो उससे आपके अर्थक्वेक की इंटेंसिटी डिसाइड होती है कि वो किस तरह से डेवस्टेटिंग होगा। इज इट ओके? लिथोस्फीयर, स्थैनोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड सेंट्रोस्फीयर। सलाहुद्दीन, इनके बारे में जरा ध्यान से सुन लें। जिस तरह क्रस्ट, मांटल एंड कोर एक मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ अर्थ इंटीरियर है, इसी तरह से अर्थ को डिवाइड करने का एक और भी मेथड है, लिथोस्फीयर, स्थैनोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड सेंट्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, जिस तरह आपकी क्रस्ट मैक्सिमम जाती 70 किलोमीटर तक, लेकिन लिथोस्फीयर में फिर हम क्रस्ट पूरी और अपर मांटल का कुछ पार्ट जो है उसको भी ऐड करते हैं, यानी 100 किलोमीटर तक हम उसको लिथोस्फीयर कंसीडर करते हैं। इसमें सिर्फ ये वेरिएशंस हैं, ये एक दूसरा तरीका अर्थ को डिवाइड करने का। 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है, ठीक है जी, और उसको मोस्टली लिथोस्फीयर बोल देते हैं, या बेसिकली आप जब लिथोस्फीयर कहते हैं तो आप क्रस्ट की और अपर मांटल के जो 30 किलोमीटर है उनकी बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक बात तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद 100 से नीचे 700 तक, ठीक है जी, 690 टू 700 किलोमीटर आपका चल रहा होता है स्थैनोस्फीयर। ठीक हो गया, यानी पूरा अपर मांटल यहाँ पे। फिर मांटल सारा जो है उसको आप बोलते हैं मीजोस्फीयर। 700 से नीचे आप चलते जाए 2900 तक। फिर आगे जो आपका 2900 से लेके 6400 तक, ये रेडियस पूरा 6400 बनता है। ठीक है जी। तो अगले जो कोर है सारे की सारी, उसको फिर आप सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ये एक दूसरा तरीका है अर्थ को डिवाइड करने का। अनम सलाहुद्दीन, इज इट ओके? सेंट्रोस्फीयर सारा सुन। लिथोस्फीयर के बाद कौन सी बताई आपने सर? स्थैनोस्फीयर, ASTHENO, स्थैनोस्फीयर। नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर की डिवीजन पूछी जाएगी और आपने क्रस्ट, मांटल, कोर ही बतानी। मीजोस्फीयर 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक जाएगी। ओके हो गया? इफ इट्स क्लियर तो फिर एक स्टोरी सुनानी मैंने आपको। रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर, एंड इफ वी राइट सो दे कंसिडर इट करेक्ट। जी करेक्ट आंसर कंसिडर होता है, डोंट वरी। आप एफएससी से लेके अब तक 6400 ही पढ़ते रहे। जब एग्जैक्ट कैलकुलेट करते होते थे एवरेज, तो फिर 6371 आप लिखते हो, अदरवाइज राउंड ऑफ करके इसको 6400 कर दिया जाए, क्योंकि ये हर जगह पे एक जैसा नहीं है, वेरी करता है इसलिए। इज इट ओके? फरुख जेब, स्टोरी सुनेंगे। अच्छा, एक साइंस की स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी। कुछ यूं है कि शुरू शुरू में लोग ये समझते थे कि जो अर्थ है ये स्टैटिक है,
ये रुकी हुई है, साकिन है, और बाकी सूरज और बाकी जो हेवनली बॉडीज है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है इसको, अभी सुने बस इसको। तो बाकी जो हेवनली बॉडीज हैं वो अर्थ स्टैटिक है, तो बाकी सारी बॉडीज इसके गिर्द रिवॉल्व करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चला कि अर्थ स्टैटिक नहीं है। सूरज को फिर हमने स्टैटिक समझना शुरू कर दिया, और हमने ये समझा कि अर्थ उसके गिर्द रिवॉल्व करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि सूरज भी स्टैटिक नहीं है, वो भी एक मोशन में है, ठीक है जी, लेकिन रिलेटिव टू अर्थ वो तकरीबन फिक्स रहता है, ठीक है जी। लेकिन अर्थ जिस तरह चांद जमीन के साथ नथी हुआ, जिधर जिधर जमीन जाती है उधर उधर चांद जाता है, इसी तरह प्लैनेट्स सूरज के साथ बाउंड हुए हुए हैं, और सूरज भी स्टैटिक नहीं है, ये गैलेक्सी के सेंटर के साथ बाउंड है, और ये उसके गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। अच्छा खैर, इसको तो छोड़ दें। इसी तरह से जमीन के बारे में हमारे कुछ ख्यालात थे। हम ये समझते थे, जैसे माजी में मिथ्स आपने देखी कि अर्थ जो है ये मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक है, और इसको किसी बैल ने उठाया हुआ, हिंदू मैथोलॉजी, इसको किसी बैल ने उठाया हुआ है, और जब उसका एक सींग थक जाता है तो वो दूसरे पे कन्वर्ट करता है इसको, तो जनाब उससे जलजले आते हैं। बचपन से सुन रहे हैं, किसी ने हरकुलिस की बात सुनी होगी, किसी ने इसकी सुनी होगी, ठीक है जी, और ये सारा काम आपने सुना होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करना शुरू की। तो बात ये सामने आना शुरू हुई कि अर्थ की जो क्रस्ट है ये स्टेबल नहीं, अर्थ क्रस्ट मूव करती है। मैंने आपको शुरू में भी, आप मुझसे कोर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको ये बोला था कि आप ये नहीं कहते कि वो कोई मोशन में है, लेकिन बिल्कुल साकिन भी नहीं। इसी तरह से क्रस्ट जो है आपकी, दैट इज नॉट स्टैटिक, वो बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, और वो मूव करती है। उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है, क्रीप करती है, यानी उसका मूवमेंट का रेट जो है वो यूं समझें 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर। तो बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो जो बंदा ये थ्योरी दे रहा था, मेरे माइंड से नाम उसका निकला हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसने कहा जनाब इशू ये है कि ये जो अर्थ की क्रस्ट है, इसके जो सॉलिड पोर्शंस हैं दो हिस्सों में तकसीम हुए हैं, कुछ पानी के नीचे हैं, कुछ आउट ऑफ वाटर हैं। तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो आउट ऑफ वाटर हैं, ये सारे के सारे पहले एक जगह पे होते थे, इकट्ठे थे, यानी अभी जो कन्फिग्रेशन आपको अर्थ क्रस्ट की मिलती है ये पहले नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे इकट्ठे थे, और एक ही सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट, और वो उसको नाम देता है पेंजिया, और कहता है कि वो पेंजिया फिर दो हिस्सों में स्प्लिट होता है, टूटता है, और एक का नाम वो रखता है लॉरेशिया, और दूसरे का नाम वो रखता है गोंडवाना लैंड। फिर वो कहता है कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया ये भी स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, और मौजूदा जो इस वक्त अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो आपके पास इस वक्त कॉन्टिनेंट्स की पोजीशंस हैं, ये एक एवोल्यूशनरी फॉर्म है, ये उसके बाद इवॉल्व करके मूव करके यहां तक पहुंचे हुए हैं, और ये रुके हुए नहीं है, ये अभी भी मोशन में है, ये अपनी जगह चेंज कर, कोई उसकी बात नहीं मान रहा। सबने कहा कि ये प्रॉब्लमैटिक है, ये मतलब किस तरह हो सकता है, ठीक है। एंड ही फर्दर एक्सप्लेन्ड कि इनको जो मूव करवाने वाली फोर्स है वो अपर मांटल से आती है, यानी मांटल के अंदर मौजूद जो मैग्मा है वो जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो ऊपर मौजूद स्किन ऑफ अर्थ यानी क्रस्ट ऑफ अर्थ को अपनी जगह से सिरकाता है।
जिस तरह प्रेशर कुकर फटने के लिए जोर लगाता है, बिल्कुल उसी तरह से। और वो उसके अंदर मैग्मा की कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं और वो क्रस्ट को स्लिप करवाती हैं, उसको अपनी जगह से मूव करवाती हैं। कोई नहीं मान रहा। उसने कहा मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं। फर्दर एक्सप्लेन्ड कि जो इंडियन प्लेट है इस वक्त, जिसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया का पोर्शन है बहुत बड़ा, और ये वाला सारा हिस्सा, वो कहता है कि ये इट वाज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ये एक पूरा टुकड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है और आके ऊपर यूरेशिया के साथ, यूरेशिया मीन यूरोप और एशिया की प्लेट, यानी जिसपे चाइना, रशिया और यूरोप और बाकी एशिया है सारा, इसको वो यूरेशिया बोलता है। और वो कहता है कि यूरेशियन प्लेट के साथ आके टकराता है, और जब ये दोनों टकराते हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो इनके टकराने से इनके एजेस अपलिफ्ट होते हैं और हिमालयाज बनते हैं। तो और वो कहता है ये कोलिजन अभी भी जारी है, और हर साल जो पीक्स है इस रीजन के अंदर, हिमालयन रीजन के अंदर, वो हाइट गेन करती है। अच्छा, बातें अब उसकी सीरियस होना शुरू हो गई हुई थी, बहुत सारे लोग नहीं मान रहे। फर्दर वो इस चीज को एक्सप्लेन करता और वो एविडेंसेस देना शुरू करता। वो कहता है पहली बात तो ये है कि इंडियन प्लेट के एजेस के ऊपर जो रॉक्स है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट की एजेस के ऊपर जो रॉक्स हैं वो सेम। इनके अंदर मौजूद जो फॉसिल्स हैं वो सेम एज के। इनका जो एनवायरमेंट है जिसके अंदर ये बनती हैं, K2 is going to be highest peak zone. ओके जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी के साथ साथ वैसे माउंट एवरेस्ट भी गेन कर रही है पीक, वो भी ऊपर जा रही है, बट मे बी इसका रेट ज्यादा हो तो शायद ये जल्दी कर जाए, उससे ऊपर चली जाए। अच्छा, खैर वो कहता है कि वो रॉक्स सेम है, उनकी कॉम्पोजिशन सेम है, उनके अंदर मौजूद फॉसिल्स सेम है। और फिर फर्दर कहता है कि आप इंडियन प्लेट को वापस लेके जाएं और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जिग्सॉ पजल्स की तरह यूं फिट होती। अब उसकी बातें जो है ना वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो चुकी हैं, इनको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। एक और एग्जांपल वो देता, तो कहता है कि जो नहीं, ये पड़ी हुई है। अच्छा, एक मिनट बचे, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। बस ठीक है, कर दिया अनम्यूट। अच्छा जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं मैं कि इसको देख लीजिए, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, मुझे नाम
थोड़ी देर तक याद आ जाता है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ना आया तो आप इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, वो अगली एक और एग्जाम्पल देता है, बस ठीक है बेटा, फिक्स है। एक और एग्जाम्पल देता है और वो कहता है कि जो सऊदी अरेबिया है या अरेबियन पेनिनसुला है, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे का द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, ये सेपरेट होता है अफ्रीका से। और जब ये अलहदा होता है तो इसके सेंटर में रेड सी बना हुआ है। अच्छा, वो कहता है कि ये सऊदी अरेबिया अफ्रीका से अलहदा हुआ, रेड सी दिन ब दिन वाइड होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। एक और एग्जाम्पल वो देता है, वो कहता है कि जो अफ्रीका है दैट इज स्प्लिटिंग अपार्ट, और वो आप इथोपिया से लेके साउथ अफ्रीका तक नीचे पूरी दरार है जो डेवलप हो चुकी है, ठीक है जी। नूरुल हुदा, वो अर्थ का ब्लड है। रेड सी को आप कह रहे हैं, यानी ये आपने जुगत मारी है? अच्छा, चलें, जुगत एक्सेप्टेड। अच्छा जी, वापस आए। वो कहता है कि अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है जी, इथोपिया और साउथ अफ्रीका तक पूरी एक दरार है, इसको अफ्रीकन रिफ्ट बोलते हैं। अफ्रीका रिफ्ट पार्ट हो रहा है, अफ्रीका एक दूसरे से लहदा हो रहा है, अफ्रीका टूट रहा है। और क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी दरार भी नमूदार होनी है अर्थ के ऊपर, आपको शायद इस प्रोफेसी का पता है या नहीं। तो मैंने भी सुनी है और कहीं जगह किसी जगह पढ़ी भी है, तो इसको कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत बर्पा नहीं होगी जब तक जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ी दरार नमूदार ना हो। इस वक्त अफ्रीका के ऊपर एक बहुत बड़ी दरार है जो स्प्लिट कर रही है अफ्रीका को दो हिस्सों में, तोड़ रही। सो ये सारी एग्जांपल, और इसको देखा जाता है, आप अफ्रीकन रिफ्ट लिखेंगे तो गूगल करें तो आपके सामने पिक्चर्स उसकी खुल जाएंगी सारी, यू कैन सी। वो खाई पड़ चुकी है एक बहुत गहरी, और आहिस्ता 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 वो स्प्लिट हो जाएगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो बातें अब समझ में आना शुरू होगी, और लोगों ने कहा कि अच्छा फिर देखते हैं कि ये मोशन किस किस तरह से होता है। तो मूवमेंट जो है उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, और पता चला कि तीन तरह की मोशन होती है प्लेट्स। या तो ये हेड ऑन कोलिशन होता है, एक दूसरे के साथ टकराती हैं जाके, यानी आपको कन्वर्जेंस होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ जाके कन्वर्ज हो सकती है। या डाइवर्जेंस होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकती है। या स्लाइड पास होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड पास कर सकती हैं, रगड़ खा के गुजर सकती हैं। तीन तरह के इनके मोशंस हैं, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज यानी ट्रांसफॉर्म मोशन, ठीक हो गया। इनको एक्सप्लेन किया जाता है, इनके डिफरेंट। अच्छा, फिर वो एक और चीज भी कहता है कि आप तमाम कॉन्टिनेंट्स को वापस लेके आए, ये सारे एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं और वापस पेंजिया बनता है, ठीक हो गया। अब ये बातें क्लियर है, ये चीज प्रूवन है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में टूटी हुई है। अर्थ के मुख्तलिफ हिस्से हैं क्रस्ट के, कुछ कॉन्टिनेंटल टुकड़े हैं और कुछ ओशियानिक टुकड़े, ठीक है जी। और इन ब्लॉक्स को, इन टुकड़ों को हम प्लेट्स का नाम देते हैं, यानी कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, कुछ ओशियानिक प्लेट्स हैं। सबसे बड़ी ओशियानिक प्लेट पैसिफिक प्लेट है, ठीक है जी। नाजका प्लेट, जॉन डी फूका प्लेट, अटलांटिक प्लेट। इसी तरह से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनके नाम इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जिसपे एशिया और यूरोप है, अफ्रीकन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। यानी कुछ मिक्सचर है पॉलिटिकल मैप का और इसका, लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्रीज टेक्टोनिक बाउंड्रीज से मिक्स नहीं होती। आप अगर ये देखें कि जहां जहां इंडिया है और पाकिस्तान है ये इंडियन प्लेट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस पर कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी हो, बांग्लादेश का भी हो, उधर दूसरा चाइना का भी कुछ पार्ट हो। सो टेक्टोनिक बाउंड्री और चीज है, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कंट्रीज की, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने अगर टेक्टोनिक्स को समझना है तो आपको टेक्टोनिक मैप ऑफ द वर्ल्ड वो देखना पड़ेगा, ठीक है जी। जी जी, अंटार्कटिक प्लेट,
अच्छा, अब इनके मोशंस जो हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कन्वर्जेंस किस किस तरीके से हो सकती है, मैं आपके सामने मॉडल्स बनाऊंगा और आप लोगों ने वो मेरे साथ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का पहला मॉडल है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। दो प्लेटें अगर आपस में टकराती हैं और वो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो क्या होगा? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है नीचे से वो इस तरफ है, और इसके ऊपर फोर्स जो है वो इस तरफ है। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं ये लेस डेंस होती हैं, हमेशा फ्लोट करती हैं, ये सिंक कभी नहीं करती। सो जब ये सिंक नहीं करेंगी, आपस में टकराएंगी, तो इनके एजेस जो है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इनके एजेस अपलिफ्ट होंगे और माउंटेन बिल्डिंग जो है वो देखने में आएगी। माउंटेन रेंजेस बनेंगे। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इनकी डायरेक्शन है। एग्जाम्पल्स, दिस इज इंडियन प्लेट, जो ऑस्ट्रेलिया से अलहदा होकर ऊपर आई थी, एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट। और जो माउंटेन रेंज बन रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिमालय। ड्रॉ करें और बताएं। अंडरस्टूड? कोई सवाल? जी, सर्कल एरो बिलो जो है ये कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट्स। मैंने बोला था पतीली के अंदर पानी जब गर्म करते हो तो उसके अंदर यूं लूप्स चलते हैं, पानी गर्म होकर ऊपर आता, फिर ठंडा होकर नीचे जाता, फिर गर्म होकर ऊपर आता, फिर ठंडा होकर नीचे आता। तो ये जो लूप्स ऊपर से नीचे चलते हैं इनको कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया? तो कन्वेक्शनल करंट्स जो डेवलप होती हैं मैग्मा की, इसी तरह से मांटल में चलती है, ये वो फोर्सेस हैं। ठीक है जी? इज इट ओके? मुस्तफा इमरान जी, अमीर हमजा बना लिया, उड़ा दूं? इसकी पिक्चर भेजें। फरहान अली, मैं 1 मिनट दे, मैं आपको ये पिक्चर ले दें, एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करना? नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ बच्चे, थैंक यू। मुझे एक बात बताएं फरहान, दोबारा समझें यार। मांटल के अंदर जब कोई चीज वार्म अप होगी, लावा है या मैग्मा है, वो खौलता नहीं, वो ऊपर नहीं आएगा।
ठीक है जी। जब वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, वो डेंस होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर आएगा। इस तरह लूप्स नहीं चलते। आप पतीली के अंदर, चाय के अंदर ये लूप्स नहीं देखते। ठीक हो गया। उन्हीं लूप्स को मैं कन्वेक्शनल करंट्स बोल रहा हूं। ठीक हो गया। सो जो पतीली के अंदर चलते हैं वो भी कन्वेक्शनल करंट्स ही होती। ठीक है। अच्छा, सो वो जब मूव करती हैं तो ऊपर वाली क्रस्ट को फाड़ने की कोशिश करती हैं, उससे बाहर आने की कोशिश करती है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है और इसको स्लिप करवाती है, मूव करवाती है। बाजू का वो डायरेक्शन एक तरफ हो सकती है, दूसरी तरफ भी हो सकती है। और ये कन्वेक्शनल करंट्स को पतीली वाली तो है नहीं भाईजान, ये कन्वेक्शनल करंट्स बहुत लार्ज स्केल पे होती है। ठीक है जी। इनका एरिया 1000 किलोमीटर तक फैला होता है। इज इट क्लियर? बट क्या मतलब? सर, अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से ही आते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रूव करने के लिए ये काफी नहीं था। बच्चे, वो बात आपकी दुरुस्त है, ये मोर देन इनफ था, लेकिन ये बाद में समझ आई कि अर्थक्वेक किस वजह से आती। ठीक हो गया। इससे पहले तक तो कोई मानता ही नहीं था कि अर्थक्वेक की वजह ये है प्लेट टेक्टोनिक। कजलबाश, मूवमेंट कैसे से क्या मुराद है, अभी भी नहीं समझ आई आपको? इनको जरा आगा फरहान अली को अनम्यूट करें। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है बच्चे, वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक ठाक सर, आप सुनाए खैरियत से? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। मुझे ग्रेट सर। सर, इस तरह से है कि मुझे अब ये यहाँ तक तो समझ आ गई कि वो जो आपने वो पतीली वाली एनालॉजी दी थी, वो तो मुझे समझ आ गई, उससे कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाता है कि लावा क्रस्ट को बर्स्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसकी मूवमेंट वर्टिकल सेंस में नहीं होगी, या ये सर्कुलर किस तरह से वो हो जाता है, अगर मतलब अगर ऊपर ओके हो राइज गया, करके बर्स्ट करने जा रहा? जी ओके हो गया, ठीक हो गया। आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुने जी। उनका सवाल ये है कि अगर नीचे से कन्वेक्शनल करंट आती है, नीचे से कन्वेक्शनल करंट आ रही हो और आपका ढक्कन पड़ा हो ऊपर, तो जरूरी नहीं है। पहली कोशिश तो ये होगी, अगर स्टीम है तो जिस तरफ भी उसको डायरेक्शन मिलेगी, जिस तरफ भी वो स्लिप हो सकता है, उस तरफ वो मूव जरूर करेगा। एक बात तो ये ज़हन में रखें, अगर इतनी फोर्स हो कि ये इस क्रस्ट को उड़ा दे, तो ये उड़ा देगा, वर्टिकली उड़ा देगा। इतनी फोर्स नहीं है। इतनी फोर्स जरूर है कि वो उसको, जो भी लूज एंड है, जिस तरफ भी वो मूव कर सकती है, जिस तरफ भी उसको स्पेस मिलती है, उधर वो मूव करवाए। और कई दफा कन्वेक्शनल करंट्स तो कंटिन्यूसली नीचे है, लेकिन फोर्स नहीं लगती। फोर्स लगती है, मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। साल साल, 2-2 साल तक 1 मिलीमीटर तक मूवमेंट नहीं होती। दोबारा समझे, कन्वेक्शनल करंट्स यूं चलती, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर यूं लूप्स चलते, डायरेक्शन ये हो सकती है, डायरेक्शन ये भी हो सकती है। ठीक हो गया। अगर किसी स्पेसिफिक रीजन में इस तरफ से फोर्स लग रही है और इधर कोई लूज एंड है, इस तरफ वो स्लिप कर सकती है, फोर्स वो लगेगी। अच्छा, अब ये फोर्स जरूरी नहीं सिर्फ वर्टिकली अप्लाई हो रही हो। जब ये रोटेट करेगी कन्वेक्शनल करंट, इट कैन अप्लाई फोर्स वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। ठीक है। और उसको जिस तरफ भी लूज एंड मिलेगा, वहां से वो उसको मूव करवाएगी। और अगर ये क्रैक हो जाए तो क्या होता है, फौरन से ये सारा मटेरियल जिधर उसको इजी एक्सेस मिलेगी बच्चे, वो वहां से इमीडिएटली बाहर आके और यहां पर लावा फ्लो शुरू कर दे। ठीक हो गया। अगर ये लावा फ्लोज नहीं होते सपोज, और ये क्रस्ट सारे की सारी मूव नहीं करती, और लावा कहीं से फ्लो बाहर नहीं करता और फिक्स रहती है, और इंटरनली अर्थ की रेडियो एक्टिविटी इसको अंदर से उसी तरह से गर्म रखती है, तो अर्थ फट जाएगी। ये कैथार्सिस है,
वोल्केनिज्म। ये वोल्केनिज्म 24/7 कहीं ना कहीं हो रहा होता है अंडर ओशन, कहीं ना किसी साइड से प्लेट्स नीचे जा रही होती हैं, एक्सेस ओवरऑल नेट वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी सेम रहता है, पुरानी क्रस्ट डूबती जाती है, नई क्रस्ट लावा की सूरत में बाहर आके बनती जाती है, एक नेट वॉल्यूम है जो मेंटेन रहता है। एक बात, जिधर भी ये मूव कर सकेगा उस तरफ ये मूव करेगा। वर्टिकली अगर क्रैक करके बाहर निकल सकता है, बाहर निकलेगी ये लावा यहां से। अगर ये प्लेट इसको क्रैक नहीं करने दे रही और किसी ना किसी साइड पे, आगे आप देखेंगे ये क्रैक भी होंगे, किसी ना किसी साइड पे अगर मूव कर सकती है तो मूव भी करेगा। सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो जो प्रेशर नीचे से आ रहा होता है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली भी इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है। नहीं समझ आई फिर बताएं। सर आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो कंप्लीटली वर्टिकल नहीं होती, इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो रही होती है, जिसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों होंगे। जी बिल्कुल सर क्लियर हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो जी। मच। वेलकम बच्चे, वेलकम। अच्छा जी, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। पेपर में कुछ डायग्राम्स है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ये मॉडल्स जो मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये एक इंडियन ऑथर है उसकी बुक्स में से हैं, और ये बड़े सिंपल हैं, बड़े इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए आप इनको बना सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखिएगा, बहुत सारे आपके सवाल जो आप लोगों ने किए हैं वो आगे क्लियर होते जाएंगे। दूसरा मॉडल हो सकता है कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, एक प्लेट कॉन्टिनेंट, एक प्लेट ओशियानिक है, ये मैं फोर्स की डायरेक्शन आपको बता रहा हूं, इधर फोर्स लग रही है, इस तरफ मूव कर रही है, और ये इसके ऊपर, चूंकि ये ओशियानिक प्लेट है, इसके ऊपर ओशन है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये थिकनेस इसकी ज्यादा होती है, डायरेक्शन ये है, ये ओशियानिक प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इस तरफ, ये उस तरफ, दोनों जब जाएंगी तो क्या होगा? फिजिकल जियोलॉजी की बुक है बच्चे, महापत्रा की, वो मैं आपको रेफर करवा रहा हूं, लेकिन आपका उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, तो एक तरफ ओशियानिक प्लेट है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये दोनों आपस में आएंगी, आप मुझे बताएं कि अब क्या होगा? कौन सी प्लेट है? कोई माउंटेन्स बनेंगे? क्या चीज होगी? कॉन्टिनेंटल विल स्प्लिट इनटू पार्ट्स, मतलब कॉन्टिनेंटल टूट जाएगी। क्यों? सिंक, कौन सी सिंक करेगी? डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द एरिया। जी एक्सीलेंट, डेंसिटी ऑफ द एरिया डिसाइड करेगी। नथिंग विल हैपन। उस्मान असलम मुगल साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। चलो जी, मेहरबानी आपकी। नायाब अजहर कह रहे हैं रिफ्ट्स। रिफ्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। वाटर लेयर्स जनरेट होच। अच्छा जी, ट्रेंचेस विल बी फॉर्म्ड। कॉन्टिनेंटल नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल नीचे जाएगी। महक, खुदा का खौफ करें। कॉन्टिनेंटल नीचे जाएगी कि ओशियानिक नीचे जाएगी? कॉन्टिनेंटल विल सिंक। मैंने ये शुरू में आपको बताया था कि ये आपने याद कर लेना है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट लेस डेंस होती है, कभी नहीं डूबती, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। थिकनेस बेशक ज्यादा है, डेंसिटी कम है। ओशियानिक, ओके।
इज इट क्लियर? अब होता क्या है कि इट विल गो डाउनवर्ड, जैसे ही इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का प्रेशर आएगा ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू करेगा। और नीचे क्या है? मांटल। ओके हो गया? अब ध्यान से देखो, जैसे ही नीचे जाएगी तो यहां पे जाके ये कोई इस तरह स्टेबल थोड़ी रहेगी। मांटल में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इधर तो बहुत बड़ा लिक्विड पोर्शन का एक नया चैम्बर जनरेट हो जाएगा। और ये एडिशन है, ये नॉर्मल जो आपका बैलेंस है वो नहीं है, ये नया मैटर आया है मांटल के अंदर। मांटल का प्रेशर और बढ़ेगा। जब ये सिचुएशन डेवलप होगी तो ये इट विल डेफिनेटली क्रैक द कॉन्टिनेंटल प्लेट। बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्रैक होगी और वोल्केनिज्म होगा। मिसाल मिसाल सुनिएगा जरा ध्यान से। पैसिफिक प्लेट दुनिया की सबसे बड़ी ओशियानिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट अपनी सराउंडिंग में मौजूद जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नीचे धंसती जा रही, सबडक्ट कर रही, सबडक्शन बोलते हैं, ये सबडक्शन जोन है। अच्छा, जब एक कॉन्टिनेंटल है और एक ओशियानिक है, ओशियानिक जैसे ही करीब आएगी तो ये उसको अपलिफ्ट नहीं हो सकती, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इट विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड और यहां पे जाके मेल्टिंग शुरू, और यहां पे मैग्मा चैम्बर, और वो इस क्रस्ट को फाड़ेगा और जगह 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 आपको वोल्केनोज मिलेंगे। आप पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में देखें तो आपको वोल्केनिज्म मिलेगा। मिसाल एक तरफ से मैं शुरू करने लगा हूं, अगर आपने मैप देखा हुआ तो पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग्स में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? आप नीचे से शुरू करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, इससे ऊपर आए तो आपके पास आएगा, अल्लाह आपका भला करे, चाइना, उससे ऊपर आपके पास क्या आएगा, रशिया, ताइवान, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान, लाओस, ये सारे के सारे, वियतनाम। ऊपर चलें, रशिया। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन के क्या आएगा, अलास्का, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, उसके नीचे सारा साउथ अमेरिका, यानी पीरू, चिली भी एंड होगा। ये पूरा एक सर्कल बनता है। ठीक हो गया? अच्छा, यानी यूं समझो कि पैसिफिक ओशन जो है ये यूं करके आता है, ये इसकी बाउंड्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर आपके पास आता है चाइना, ऊपर रशिया, और इधर ऊपर जाता है ये अंटार्कटिक के साथ, आर्कटिक सर्कल के साथ लगता है। इधर जैसे ही आप शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा होगा इसी की बाउंड्री के अंदर, अलास्का, कनाडा, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरे का पूरा। और इधर क्या होगा, इधर होगा पीरू, यानी साउथ अमेरिकन पीरू, चिली। ठीक है, ये कंट्रीज, इन तमाम कंट्रीज में भाईजान वोल्केनिज्म है। हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, वो एक और भी रीजन होती है, सेंटर से सारी ये प्लेट टूटी हुई है, सेंटर से डाइवर्जेंस हो रही है, ये प्लेट टूट के अलहदा हुई है एक दूसरे से। इधर ये इनके नीचे धंस रही है, इधर ये इनके नीचे धंस रही है। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि ये सेंटर से कैसे टूटी। बस अभी ये ध्यान में रखें कि सेंटर में डाइवर्जेंस है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही, जितनी दूर हटती उतना लावा निकल के उसको फिल कर देता। और ये बाकी ओशियानिक प्लेट जो है वो बाकी जो उसके कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी सराउंडिंग में उनके नीचे सबडक्ट हो रही, नया फ्लोर बनता जा रहा है, पुराना कंज्यूम होता जा रहा है। ये मॉडल अभी मैं आपको बना के भी देता हूं। आपको पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में सारा लावा मिलेगा, वोल्केनोज मिलेंगे, और ये जो सारा वोल्केनिज्म है, ठीक है जी, ये सारा वोल्केनिज्म जो है ये वाला है।
आपको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ऊपर लावा के चेन्स मिलेंगी, वोल्केनोज की चेन्स मिलेंगी, इनको हम बोलते हैं वोल्केनिक आर्क्स। ठीक हो गया। अभी जो मैंने आपको पिछला मॉडल पढ़ाया है, था उसके अंदर दो प्लेटें जब कॉन्टिनेंटल से टकराई थी तो डायग्नोस्टिक फीचर था माउंटेन रेंज। इधर जब ओशियानिक कॉन्टिनेंटल के साथ टकराएगी तो डायग्नोस्टिक फीचर होगा वोल्केनिक आर्क्स, जो आपकी बनी हुई है पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में। पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में जितना आग निकलती है, इसको एक खास नाम दिया जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स अगर आप लिखें तो ओशियानिक प्लेट आपके पास कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। और इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट आपके पास कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोई भी आप दे सकते हैं, पैसिफिक सराउंडिंग में जितनी है। यूरेशियन इसके नीचे भी जा रही है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन इनके नीचे भी जा रही है। तो जापान में वोल्केनिज्म आपको मिलेगा, अलास्का में वोल्केनिज्म आपको मिलेगा, चिली और पीरू में वोल्केनिज्म आपको मिलेगा। पीरू चिली के अंदर जो वोल्केनिज्म है वो बहुत ज्यादा है, और चिली के अंदर बहुत ज्यादा वोल्केनिज्म की वजह से मेटल डिपॉजिट्स आए हुए हैं। जिस तरह आपका रेकोर्डिक है, ये भी माजी में एक वोल्केनो था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपर आया हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन इसी वोल्केनिज्म की वजह से आपको चिली में मिलेगी। मेटल्स आती हैं जब वोल्केनोस इरप्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल वोल्केनिक आर्क्स की, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नहीं नहीं, वो अलहदा है इससे, वो इस चक्कर में नहीं आते। अभी देखते जाए ना, आगे चीजें और बढ़िया नहीं। थोड़ा हौसला रखें, ये चीजें ये ड्रॉ कर लें आप, मुझे ये बताएं बस। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वैसे ओवरऑल पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग को कहते हैं, जो वोल्केनिज्म है उसके ऊपर, उनको कहते हैं। ओके हो गया। बना लिया। बनाया कि नहीं भाई, बताएं, जल्दी करें। रिमूव कर दूं? डन। ओके।
तीसरी एग्जांपल है, अगर दोनों प्लेटें ओशियानिक हों तो क्या हो? ठीक हो गया। कोई ओशन है, उसके नीचे ये कोई प्लेट्स हैं दो, ये भी ओशियानिक प्लेट है, ये भी ओशियानिक है। क्या होगा? शाबाश। जल्दी करें, माउंटेन रेंज बनेंगे, कजलबाश। अच्छा नहीं जी, सिंक इन, शजीहा नकवी, दोनों नीचे डूब जाएंगे। रीफ्स न, दोनों मिक्स हो जाएंगी। सो विल वन सबडक्ट टू डिफरेंस जी, मर्ज, आपस में मिक्स हो जाएंगे। वाह, अमंग्स द टू इट विल कीप रोटेटिंग। अल्लाह, उस्मान असलम को हल्की पुल्की तूती छोड़ा करो भैया, बड़ी दूर की सोचती है तुम। अपवर्ड कन्वर्जेंस, ये पहली दफा लफ्ज सुना मैंने। अपवर्ड कन्वर्जेंस भी कुछ होती है, पास साइड बाय साइड, वजह सामने आके टकरा रही है तो साइड बाय साइड कैसे हो जाएगी? द लेस डेंस एरिया विल ड्रॉन, माशाल्लाह, लेस डेंस विल ड्रॉन कि हाई डेंस एरिया विल ड्रॉन, द लेसर डेंसिटी प्लेट विल राइज। गजलबाश अब करीब पहुंच रहे हो। वैलीज, समुद्रों में वैलीज बनती हैं। अच्छा चलो, मर्जी आपकी, ठीक है। जो ज्यादा डेंस होगी वो सिंक करेगी, अहमद शाह। रिफ्ट होगा मे बी, आई ट्रेंचेस, अमीर हमजा, ठीक है, अब बातें ठीक हो रही जी। बिल्कुल, जिस बंदे ने भी कहा जो ज्यादा डेंस होगी वो सिंक करेगी। इन दोनों की डेंसिटी 100% सेम नहीं। होता क्या है, जब ये इस तरह से करीब आती हैं तो जो ज्यादा डेंस होती है वो नीचे जाती है, और दूसरी उसके साथ जाके, यूं समझें कि एक तो यहां पे खाई बनती है, उसको बोलते हैं ट्रेंच। पहले तो वो डेवलप होती है, ये यहां पे टर्न हो सकती है, इसके साथ नीचे नहीं जाती, ये स्लिप करके ट्विस्ट करके यहां तक रहती, ठीक है। इससे आगे ये मूव नहीं करती, ये वाली नीचे जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी, नीचे जाके वही काम होगा, मेल्ट होगी। जब मेल्टिंग होगी तो यहाँ पे मोल्टन मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, वही काम जगह जगह से इसको क्रैक करके बाहर आएगी। समुंदर के अंदर वोल्केनिज्म होगा, हाइट गेन करता जाएगा, अल्टीमेटली इट विल कम आउट ऑफ वाटर। एक्सीलेंट जानजेब खान। तो अब ये जो वोल्केनिज्म है, ये जो वोल्केनिक आर्क है, वन वोल्केनिक आर्क ही है, लेकिन चूंकि समुंदर में बन रही है तो अब ये आइलैंड्स है, इसको आप आइलैंड आर्क बोलेंगे। ठीक हो गया।
तो एक तो ट्रेंच डेवलप होने के चांसेस हैं, जरूरी नहीं हर दफा ट्रेंच ही बने, ये भी ज़हन में रखिए। आइलैंड आर्क्स बनती हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। मैंने शुरू में आपको बताया जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो माउंटेन्स बने, ये उसका डायग्नोस्टिक फीचर होगा। सो सर अंडर वाटर वोल्केनिक आर्क्स जी कह सकते हैं अमीर रमजान, लेकिन हम इनको आइलैंड आर्क्स ही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा, जब एक ओशियानिक होगी और दूसरी कॉन्टिनेंटल होगी तो ओशियानिक नीचे जाएगी, मेल्ट करेगी और कॉन्टिनेंटल के ऊपर वोल्केनिज्म करवाएगी और उसको हम वोल्केनिक आर्क बोलेंगे। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर आपको चेन ऑफ वोल्केनोज मिले तो उसको आप क्या बोलते हैं कि ये इसके करीब कहीं पे कोई ओशियानिक प्लेट सबडक्ट कर रही, यानी कॉन्टिनेंटल ओशियानिक सबडक्शन की या कन्वर्जेंस की जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो क्या है? वोल्केनिक आर्क। जब दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनका डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है? आइलैंड आर्क। इंडोनेशिया, ठीक है जी, दो ओशियानिक प्लेट्स हैं पैसिफिक ओशन के नीचे, टुकड़े हैं। पैसिफिक के अलावा भी वहां पे जॉन डी फूका है, नाजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, ये डिफरेंट प्लेट्स हैं जो आपस में टकरा रही और उसकी वजह से आपको वहां पे मोर देन 13,000 आइलैंड्स हैं, 13,000 के करीब आइलैंड्स हैं। 13,000 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है इंडोनेशिया, मोर देन 13,000। इज इट ओके? इंडोनेशिया, परफेक्ट। जी बन सकते हैं, बिल्कुल बन रहे होंगे, ये कोलिजन जारी है, बन रहे होंगे। डन, बना लिया। If new islands are being made, then how can all continents fit into one another as per previous theory? जनाब वो उनके मार्जिन्स फिट होते हैं, ठीक है जी, पूरी को पूरी प्लेट चपाती की तरह आपस में नहीं जुड़नी, उसके मार्जिन्स हमने देखने हैं, वो फिट होते हैं। मार्जिन्स चेंज नहीं हो रहे, वो मोर और लेस सेम है, लेकिन अब काफी हद तक आपकी बात दुरुस्त है। जो आपकी ओशियानिक प्लेट्स हैं सबडक्शन की वजह से उनकी बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी होंगी। मैंने आपको जिग्सा पजल्स की तरह जोड़ने की बात की थी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की। जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ विच प्लेट एंड विच प्लेट्स डज इट नेबरहुड? पाकिस्तान इंडियन प्लेट का पार्ट है, इसकी नेबरहुड में यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ठीक है जी। So this indicates there can be more natural island on the surface of sea. जी हो सकते हैं बिल्कुल। For this convergence, महक, China Sea Island, all islands result नहीं, तमाम के तमाम आइलैंड्स को इसी रिजल्ट से नहीं बनते। आइलैंड फॉर्मेशन का ये एक मेथड है, रीफ कलेक्शन भी मेथड होता है, रीफ से भी बनता है, जरूरी नहीं हर आइलैंड के ऊपर वोल्केनिज्म ही हो। कुछ आइलैंड्स प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से टुकड़े अपलिफ्ट हो जाते हैं और वो आउट ऑफ वाटर आ जाते हैं, वो भी आइलैंड्स बन जाते हैं। सो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स का आप पार्ट पढ़ रहे हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये 5 to 10% है। बाकी डिटेल्स इसकी कई मॉडल्स हैं, यानी कई मॉडल्स से मुराद कई टोपोग्राफिकल फीचर्स ये जनरेट करता है। आप सिर्फ मोटे मोटे इमेजेस उसके जो बनते हैं, मोटी मोटी चीजें जो है वो स्टडी कर रहे हैं। सर बुक के रिलेटेड क्वेश्चन का दोबारा बता दें, मेरा इंटरनेट इशू आ गया था, सो आई डिडंट गेट इट। विच बुक? सर नेचुरल डिजास्टर्स भी पार्ट है कोर्स का? जी बिल्कुल पार्ट है, लाइक सुनामी की रीजंस वगैरह। जी जी अहमद शाह, बिल्कुल अगला चैप्टर ही वो है हमारा। So is the book of Mia Shafiq and your lecture notes enough for GSS supplementary resources will be necessary? Enough है, कोई जरूरत नहीं कहीं और जाने की।
जो ज्यादा डेंस होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल, अभी आप वहीं फंसे हुए हैं। जी हाँ, ठीक हो गया। अब मैं इससे अगला मॉडल नहीं छेड़ा, आगे हमने मॉडल अब शुरू करने हैं डाइवर्जेंस के। वो 2 मॉडल है, 15 मिनट का हमारा और काम रह गया। कन्वर्जेंस के 3, ओशियानिक ओशियानिक, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ये 3 तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा वो ओशियानिक प्लेट टूट के एक दूसरे से अलग कैसे होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट टूट के एक दूसरे से अलग कैसे होती है, तो ये बातें करूंगा। और तीसरी बात ये आपको बताऊंगा, 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड पास कैसे करती हैं। 2 प्लेट्स पे करंट्स डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो रिफ्ट आता है। जी बिल्कुल, एक्सीलेंट, रिफ्ट आता है। अगर ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो रिफ्टिंग हो जाएगी, वो टूट जाएंगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्जेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी, मीन टू से इफ देयर इज डेंसिटी डिफरेंट माउंटेन्स स्टिल फॉर्म। जी बिल्कुल, क्योंकि उन दोनों की डेंसिटी इतनी कम है कि वो दोनों में से कोई भी सबमर्ज नहीं करेगी। तो उनके जो है वो जो एजेस हैं, फ्रंटल एजेस जो आपस में टकरा रहे होते हैं बच्चे, वो अपलिफ्ट कर जाते हैं। हैदराबाद से ओके जी, और कोई सवाल? इनफ फॉर टुडे। इस अगर टॉपिक की आपकी बेस बन गई तो आप इसकी बेस पे अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, सुनामी, एवलांच और अल्लाह आपका भला करे, ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो इसकी बेस पे आप करें। जीएस से जनरल साइंस ही सही समझ आ रहा है, क्यों बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे? एवरीथिंग सीएसएस शुरू में बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर महीना डेढ़ आप थोड़ी मेहनत करके लगे रहेंगे तो 2 महीने बाद ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना और ना ही हिम्मत छोड़नी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। चलें जी, खुश रहें, अल्लाह ब्लेस यू, इजाजत दें, फी मान अल्लाह। वेलकम जी।